स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 4 है समकालीन विश्व और दक्षिण एशिया। तो इस चैप्टर के दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs यानी 20 बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो इस चैप्टर का दोस्तों सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। साथ ही साथ आप आंसर देने की भी कोशिश कीजिएगा, वीडियो लाइव चल रहा होगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि किस देश में लोकतांत्रिक तथा सैनिक दोनों तरह का शासन रहा है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें लोकतंत्र शासन भी रहा है और सैनिक भी शासन रहा है, ठीक है। आपके ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, ए और बी, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में। तो देखिए जहाँ तक हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो इनमें लोकतंत्र और सैनिक दोनों तरह का ही शासन रहा है, ठीक है। तो आप पहला दूसरा ऑप्शन तो रख सकते हैं, लेकिन जब आपको ऑप्शन फोर्थ दे दिया गया है कि ए और बी दोनों, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फोर्थ वाला, ए और बी, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश। श्रीलंका में तो जातीय संघर्ष हुआ था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे फर्स्ट प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो है वो भारत और पाकिस्तान के युद्धों से संबंधित है। इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके एक ही साथ 4 MCQs सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला युद्ध है 1947 और 1948 का। ये किस मुद्दे को लेके हुआ था, ठीक है। तो ये मुद्दा था कश्मीर को लेके। भारत और पाकिस्तान का जो ये युद्ध हुआ था 1947 और 48 का, ये हुआ था कश्मीर मुद्दे को लेकर। दूसरा युद्ध है 1965 का। तो भारत और पाकिस्तान का जो 1965 का युद्ध हुआ था, ये हुआ था पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण किया था उसकी वजह से, ठीक है। और तीसरा युद्ध है 1971 का। ये तो आपको पता ही है कि 1971 का युद्ध हुआ था बांग्लादेश संकट की वजह से, ठीक है। अब बचता है एक चौथा युद्ध, यानी कि 1999 का। अब जब एक ही ऑप्शन बचा है, यानी कि कारगिल संघर्ष, तो 1999 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान को, वो हुआ था कारगिल युद्ध की वजह से, मतलब कारगिल संघर्ष हुआ था उसकी वजह से, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कोई कुछ 4 युद्ध हुए थे जो कि आपको याद रखने कब कब कौन सा युद्ध हुआ है और किसके साथ। जैसे भारत पाकिस्तान का 1947 और 48 का युद्ध हुआ था कश्मीरी मुद्दे को लेकर। दूसरा युद्ध हुआ था पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया था उसको लेके। और तीसरा युद्ध हुआ था बांग्लादेश संकट के समय में, ठीक है। और चौथा युद्ध हुआ था 1999 का कारगिल संघर्ष से संबंधित, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये 4 युद्ध हुए थे, कब कब हुए थे ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम बताइए, ठीक है। आपके ऑप्शन है CIA, ISI, रॉ और CBI। तो भारत नहीं, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो है CIA, ठीक है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? CIA, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के क्या कारण हैं? यानी कि जो पाकिस्तान है वहाँ पे लोकतंत्र स्थायी तरह से नहीं रह पाता है। लोकतंत्र आता भी है जाता भी है, सैनिक शासन भी आता है जाता है, ठीक है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारण हैं? पहला, धर्मगुरु और भूस्वामियों का सामाजिक दबदबा। हाँ ये सही है कि वहाँ पे जो धर्मगुरु और भूस्वामी उनका सामाजिक दबदबा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हस्तक्षेप, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो पाकिस्तान की इन घरेलू मामलों में कोई भी मतलब उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। तीसरा है अमेरिका द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देना। अमेरिका जो है वो अपने हित को साधने के लिए पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। अब बचा ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के उपरोक्त सभी कारण हैं, ठीक है। ये जो 3 कारण आपको बताए हैं ये तीनों कारण हैं जो कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत पाकिस्तान ने अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में कौन कौन से कदम उठाए? यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं अपने मधुर संबंधों को बनाने के लिए। जैसे 1999 में लाहौर बसेवा, और उसी साल ये जो 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था उसी दौरान इसे ख़त्म भी कर दिया गया था, तो ये सही है। दूसरा है 2004 में क्रिकेट टीम का दौरा, ये पहला और आखिरी दौरा था, हाँ ये भी सही है। तीसरा है पाकिस्तान से भारत में आने वाले सीमेंट पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया, यानी कि भारत जो पाकिस्तान से सीमेंट आता था उस पर आयात शुल्क खत्म कर दिया, ये भी सही है। अब बचा ऑप्शन 4,
यानी कि भारत पाकिस्तान ने अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में उपरोक्त सभी कदम उठाए हैं। यानी कि लाहौर व सिवा क्रिकेट टीम का दौरा और ये शुल्क समाप्त करना, ये सही है। यानी कि ऑप्शन 4 आपका उपरोक्त सभी सही होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद का सबसे बड़ा कारण क्या है? भारत और बांग्लादेश जो है, इनके बीच में मतभेद का सबसे बड़ा कारण क्या है? नदी जल बंटवारे को लेकर, सीमा पार से घुसपैठ को लेकर, अवैध तस्करी को लेकर, उपरोक्त सभी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर भी विवाद है, सीमा पार से बांग्लादेशी भारत में आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो उसको लेकर भी विवाद है, अवैध तस्करी यानी नशीले पदार्थ वगैरह बांग्लादेश से भारत में आती तो उसको लेकर भी विवाद है। यानी कि ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। भारत और बांग्लादेश के बीच में उपरोक्त सभी जो कारण हैं इनको लेकर आपस में मतभेद बना रहता है। ठीक है, ऑप्शन 6 और क्वेश्चन नंबर 6 आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुलेमान भंडार नायके का संबंध किससे है? सुलेमान भंडार नायके का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका के 1951 के चुनाव से, श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी से, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भागों को मिलाकर एक विधानसभा बनाई जाए, इससे ए और बी दोनों। तो सुलेमान भंडार जो नायके थे ये श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी के नेता थे, ठीक है, जो कि श्रीलंका में जब 1951 में चुनाव हुए थे उसमें विजयी रहे थे। यानी कि ऑप्शन जो है 4 वाला ए और बी दोनों, यानी कि श्रीलंका के 1951 के चुनाव से संबंधित और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी से संबंधित ए और बी दोनों, ये आपका ऑप्शन जो 4 है ये सही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। श्रीलंका में जातीय संघर्ष को रोकने के लिए शांति सेना कब भेजी गई? यानी भारत के द्वारा श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष चल रहा था, भारत के द्वारा नहीं मतलब श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष चल रहा था भारत के द्वारा, उससे शांत कराने के लिए शांति सेना कब भेजी गई थी? आपके ऑप्शन है 1987, दूसरा 1989, तीसरा 1999, फोर्थ है कोई नहीं। तो श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष चल रहा था उसको रोकने के लिए शांति सेना 1987 में भेजी गई थी और 1989 में उसे वापस बुला लिया गया था अपनी असफलता की वजह से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई देशों में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई? यानी कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं इन्होंने आपस में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संगठन की स्थापना की थी? ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है साफ्टा की, सार्क की, आसियान की, या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण एशिया के देश जो थे आपस में उन्होंने मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा का उन्होंने निर्माण किया था। ठीक है, किसका निर्माण किया था? साफ्टा का। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1985, 1948, 1962, 1999। तो सार्क की जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न भी इससे ही संबंधित है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नेपाल में है, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है या भारत में है? तो सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल में है, जो कि काठमांडू में, यानी कि नेपाल की राजधानी है जो काठमांडू, वहीं पे सार्क का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अभी जो हमने साफ्टा से संबंधित प्रश्न किया था उसी के ऊपर देखिए अलग तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि साफ्टा का जो निर्माण था वो क्यों किया गया। देखिए आपके ऑप्शन है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, हाँ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, दूसरा है सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, और फोर्थ है आसियान देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो साफ्टा जो है वो सार्क से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो वो 3 है, यानी ऑप्शन तीसरा सार्क देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा का निर्माण किया गया था। ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत ने साफ्टा के किन सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया? यानी भारत जो था इसने साफ्टा के किन सदस्य देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौता किया? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या उपरोक्त सभी? तो भारत जो है इसने साफ्टा के नेपाल, भूटान, श्रीलंका इन सभी देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौता किया है, यानी कि ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी, ये सही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान ने, देखिए
भारत और पाकिस्तान ने साफ्टा पर कब हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन है 2004, 2005, 2003, 2010। तो भारत और पाकिस्तान ने साफ्टा पर हस्ताक्षर किए थे 2004 में। कब किए थे? 2004 में भारत और पाकिस्तान ने साफ्टा पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। नेपाल में लोकतांत्रिक संविधान की मांग राजा के द्वारा कब मानी गई? यानी कि नेपाल जो है वहाँ पे लोकतांत्रिक संविधान की जो मांग थी वो राजा ने कब मानी थी? 1990 में, 1989 में, 1999 में, 2001 में। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या आंसर है इसका? 1990 में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, नेपाल में किन किन के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चला? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है नेपाल से संबंधित, कि नेपाल में किन किन देशों के किन किन के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चला था? आपके ऑप्शन है राजा के सैनिक, माओवादियों के बीच में, लोकतंत्र समर्थक लोगों के बीच में, और उपरोक्त सभी। तो त्रिकोणीय मतलब कि इस तरह से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले राजा के सैनिक थे। ठीक है, फिर इधर माओवादी थे और इधर लोकतंत्र समर्थक पार्टियां और देश थे, मतलब कि जो लोग थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ है, उपरोक्त सभी, राजा के सैनिक, माओवादी, लोकतंत्र समर्थक, इन तीनों के बीच में ही त्रिकोणीय संघर्ष चला था। यानी ऑप्शन फोर्थ है जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किस देश में संवैधानिक राजतंत्र था? दक्षिण एशिया के जो देश हैं उसमें से ऐसा कौन सा देश है जिसमें संवैधानिक राजतंत्र रहा था? ठीक है, आपके ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान में तो लोकतंत्र और सैनिक शासन रहा है। ठीक है, नेपाल जो है, नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र रहा था। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट है आपका नेपाल, ये सही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने उठाया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आपको देशों की पहचान करनी है। मैंने आपको नाम लिख के दिखा दिया है, फिर भी देखिए क्या है। सबसे पहला प्रश्न, राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना था कहाँ पे? यानी कि यहाँ पे वही त्रिकोणीय जो संघर्ष चला था उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेपाल। भारत जो है उसके साथ में जो सीमा है उसके साथ में ये जो नेपाल लगा है, यानी कि एक देश है चारों तरफ भूमि से घिरा देश, ऐसा कौन सा है? तो वो है नेपाल। ठीक है, तीसरा है, दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। दक्षिण एशिया का ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो वो है श्रीलंका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। यानी कि सेना और लोकतंत्र समर्थक जो समूह थे इनके बीच में जब संघर्ष हुआ तो सेना ने लोकतंत्र के ऊपर विजय कर ली, सैनिक शासन वहाँ पे स्थापित हो गया। ऐसा कौन सा देश है? वो है पाकिस्तान। पांचवा है, दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित इस देश की सीमा दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है। तो इसका आंसर तो दोस्तों सिंपल सा है, भारत। दक्षिण एशिया के केंद्र में कौन है? भारत, जिसके आसपास लगभग 7 से 8 जो देश है उसकी सीमा भारत से लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी, अब यह एक गणतंत्र बन गया है, तो वो देश है मालदीव। ठीक है, सातवां है, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सरकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली थी, तो वो था बांग्लादेश। आखिरी बचता है दोस्तों एक हिमालयी देश यानी कि सिंपल सी बात है भूटान की बात की जा रही है। हिमालयी देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, यह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा है, तो वो है हमारा भूटान। हमारा नहीं मतलब देश जो है वो भूटान है इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे खत्म होता है। एंड आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमारी आपको ये जो वीडियो थी वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन आंसर वो आपको समझ में आ गए हों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इसी चैप्टर के सभी यानी कि एक ही पार्ट में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा उसकी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।